नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं अड़ी। बिहार का चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को तो दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। लेकिन 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार और एनडीए के साथ साथ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने इस दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और उनकी रैलियों में जिस तरह की भीड़ दिख रही है, उससे तो यह साफ है कि इस बार का मुकाबला त्रिकोणीय है। तो आज की अड़ी इसी पर, त्रिकोण में फंसा बिहार, किसकी बनेगी सरकार। इस चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहां मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। इसके अलावा राजीव रंजन जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, बहुत स्वागत आपका भी। सैयद लारेब खान आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और अनिल यादव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो तमाम चुनौतियां जो दलों के सामने हैं उसकी बात करते हैं और उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या ये है कि आपके पास तेजस्वी यादव जैसा, नीतीश कुमार जैसा कोई चेहरा नहीं है? इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे? देखिए सुमेरा जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमारे गठबंधन को बहुत बड़ी कोई चुनौती बिहार के इस चुनाव में आने नहीं वाली, क्योंकि हमने गुड गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा मॉडल बिहार के अंदर पेश किया है। हमने 20 साल के अंदर, जब एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर जो रही, उसने बिहार का कायाकल्प करने का काम किया। हम तो पहले भी कह चुके हैं, नीतीश जी हमारे नेता हैं, नीतीश जी बिहार के बहुत बड़े चेहरा हैं और एनडीए के गठबंधन के चेहरे के रूप में हम चुनाव भी वहाँ लड़ रहे हैं। तो चेहरा होना नहीं होना, ये तो मेरे को लगता ही नहीं कोई सवाल है। जबकि इसका उल्ट हो सकता है, जहां दूसरे लोग जिन चेहरों पर अपने आप को टिका करके सोच रहे हैं कि जनता उनके साथ आएगी, जनता उन्हीं चेहरों से चिढ़ के उनसे दूर भाग रही है। परिवार तंत्र की पार्टियां लोकतंत्र की झूठी एक दिलासा दे करके जनता को भ्रमित करने का काम करें तो देश की जनता और प्रदेश की जनता उसको पसंद नहीं करती है। जिन चेहरों की आप बात कर रही हैं या जिन चेहरों को वो बहुत बड़ा मान रहे हैं, उन चेहरों के साथ ही 1990 से 2005 तक के बिहार के जंगल राज के काल की छाया छुपी हुई है। जिनके पास चेहरों के साथ ही बिहार में चेहरा है, उस चेहरे के साथ भेजा गया, वो छुपा गया। तो मुझे लगता है कि चेहरे उनके ज्यादा उनको नुकसान पहुंचा देगा, आप ये कह रहे हैं। लेकिन आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो उस मुद्दे पर मैं वापस आऊंगी, उस पर सवाल लूंगी। लेकिन जो आपने कहा उसका जवाब ले लेते हैं। सैयद लारेब खान हमारे साथ मौजूद है, आरजेडी के प्रवक्ता। लारेब खान, बड़ी चुनौती क्या सबसे बड़ी यही है तेजस्वी के सामने कि उन्हें लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी माना जाता है, तो वही राजनीति वो आगे बढ़ा रहे हैं। अपने पास जितनी सीटें थी उन सीटों को आगे बढ़ाना है, लेकिन वही जिसका के वो उत्तराधिकारी हैं वही उनके रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन भी बढ़ती है, क्योंकि उसी जंगल राज, उसी कानून व्यवस्था का हवाला बार बार दिया जाता है और कहा जाता है कि वो लोग वोट नहीं करेंगे जिन्होंने बिहार का वो हाल देखा है। क्या यही सबसे बड़ी चुनौती है? शुक्रिया मैडम, बस थोड़ा सा एक छोटा करेक्शन है। मेरा नाम लारेब अकरम है जी, माफ कीजिएगा। अब मैं लारेब तो बुला सकती हूँ आपको, चलिए लारेब जी, बिल्कुल, बेशक लारेब जी। ये जो अभी कह रहे थे परिवारवाद और जो भी आपने सुना, सबने सुना। मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। ये बिल्कुल भी हवाई बात है। ये कहने को एक नैरेटिव गढ़ा गया है और जबरिया गढ़ा गया है। हमारी पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत विधायक, बहुत मंत्री, ये किसी भी पार्टी और परिवार के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। इनके यहाँ का मंत्रिमंडल देख लीजिए, इनका उप मुख्यमंत्री देख लीजिए, इनके तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा अभी है वर्तमान में, ये सारे परिवार बैकग्राउंड से आते हैं। अमित शाह जी को देख लीजिए, उनके बेटा कहाँ है ना। और मैं बहुत लंबा इस विषय को नहीं खींचना चाहता, जग जाहिर है। रही बात ये जो जंगल राज, गुंडा राज, तमाम तरह की राज की बात की जा रही है, इस पटना के अंदर में, मैं बिहार के मुख्तलिफ जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ, पटना के अंदर में जिस तरह से खुलेआम गैंगवार हो रहा है, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं अस्पताल के अंदर में, सड़क के अंदर में, मुख्यमंत्री जी
कुछ बोलने के काबिल नहीं है। मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत नहीं हो पा रहे, अपने आप को लेकर आवाम के बीच में नहीं आ रहे हैं। सरकार कहाँ है, सोई है, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है। 90 के दशक में क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, 90 से पहले तो कुछ था ही नहीं, 2005 से पहले तो कुछ था ही नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? अभी जितने भी इनके मंत्री हैं, आप ये बात बताइए, पुल जो गिरे हैं बरसात के दिनों से, आप लगातार उठाकर देख लीजिए। नकली दवाओं में इनके मंत्री नकली दवा बनाए जाने में शामिल पाए जाते हैं। नकली दारू से सैकड़ों लोगों की जान चली गई बिहार के अंदर में, लेकिन इन सारे बातों पर कोई बातचीत नहीं है। डबल इंजन की सरकार कहलाती है। मैडम बस एक बात मैं बोलना चाहूंगा, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अभी कहीं भाषण देते हुए ये कह रहे थे कि हम लोग साथ हैं। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा की मांग, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्या हुआ? बिहार को विशेष राज्य का तमाम सवाल हैं शासन से जुड़े हुए। आपके मुताबिक उस जंगल राज की क्या बात कर रहे हैं? अब कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ राजीव रंजन जी मौजूद है। राजीव रंजन जी, ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत सालों की हो चुकी है और वो एक बड़ी चुनौती है जेडीयू के सामने। क्या आप मानते हैं कि वो बड़ी चुनौती है और क्या उसकी काट ढूंढी है? जिस तरह से सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया गया है लोगों को, जो कुछ अब तमाम तरह की स्कीम्स के जरिए फायदा पहुंचाया जा रहा है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है बिहार में प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। ये नीतीश लहर है। बिहार एनडीए की सरकार बननी बिल्कुल ही तय है और उसकी एक वजह है। बिहार एक ऐसे आज पड़ाव पर खड़ा है जहां से अगली छलांग एक विकसित राज्य के तौर पर हम देखते हैं। 1,85,000 करोड़ रुपए के एक्सप्रेसवेज और हाईवेज आज निर्माणाधीन हैं बिहार में। 1 करोड़ रोजगार कैबिनेट ने फैसला लिया है और इस फैसले के पहले 50 लाख रोजगार और नौकरियां दी जा चुकी हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं में 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में चली गई है और ये बाकी के लिए भी तारीखों का ऐलान हो गया है। देखिए, अब जहां हम हैं, ये एक ऐसी विकास यात्रा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की, जहां महिला सशक्तिकरण के दिशा में अनेक बड़े फैसले। इन फैसलों पर विपक्ष सवाल खड़े कर सकता है क्योंकि उनके पास कुछ बताने के लिए तो नहीं है। लेकिन महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अगर देखें तो पंचायती व्यवस्था और आज की स्थानीय निकायों के जो आरक्षण के बाद जो बिहार की तस्वीर है जी, आज पुरुषों से ज्यादा महिलाएं पहली कतार में बड़े बड़े महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। पुलिस बल बिहार में सर्वश्रेष्ठ है अनुपात महिलाओं और पुरुष का। प्रो इनकम्बेंसी है और महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया गया है। विकास की यात्रा अनवरत जारी है और आपके मुताबिक आगे भी जारी रहेगी। अनिल यादव हमारे साथ, सबकी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर डिबेट के लिए ओपन करेंगे। अनिल यादव हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल यादव जी, कांग्रेस पार्टी ने वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया। क्या ये मुद्दा बन रहा है जमीनी स्तर पर, चुनाव में परिवर्तित हो रहा है और क्या इसे परिवर्तित कराना वोटों में यही सबसे बड़ी चुनौती है आपकी? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में आप किसी भी चौराहे पर खड़े होकर वोट चोर का नारा देंगी ना, तो आपको अगल बगल से आवाज आ जाएगी वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये जो नारा है ये तो घर घर पहुंच गया है और आज बिहार के लोग खुद ये मान रहे हैं कि अब जो सरकार चल रही है वो सरकार जो है वो जनमत की नहीं है बल्कि वोट चोरी की सरकार है। जहां तक इस चुनाव की बात है, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आज घोषणा भी की है, तो जो 14 तारीख रिजल्ट का जो दिन डिक्लेयर किया है उससे एक भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा काम है वो आसान हो गया है। जब 14 तारीख को ये लोग हारेंगे और आप जैसे पत्रकार लोग इनसे पूछेंगे कि भाई क्या कारण रहा, तो इनको अपनी जो विफलताएं हैं उन्हें गिनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधे कह देंगे कि भाई पंडित नेहरू जिम्मेदार है क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन होता है। खैर, मैं ये कहता हूं कि हारना तो इनका लाजमी है और हारना लाजमी इसलिए है क्योंकि वो नौजवान जो है वो गुस्से में भरा बैठा है जिसपे नौकरी मांगने के लिए इन्होंने लाठियां बजवाई। उसका कसूर इतना था कि वो मुख्यमंत्री आवास पर अपनी नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहा था और बजाय नौकरी देने के लाठियां बजी। हमने ये भी देखा कि जिस अभी जो सुशासन की बात हो रही थी कि अस्पताल के अंदर घुसकर कैसे मर्डर कर दिया गया और ये सुशासन की बात करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं राजीव जी अपने अंदर ये जानते हैं कि इनकी विफलताएं कितनी बड़ी हैं, तभी तो आज इनको जरूरत पड़ रही है कि ठीक
ठीक चुनाव से पहले इनको ऐसी योजनाएं लानी पड़ रही हैं, माताएं बहनों को 10-10 हजार रुपए खाते में देने पड़ रहे हैं। अरे हम तो स्वागत करते यदि ये योजनाएं आप 2 साल पहले ले आते भाई, आप ला लिए ना, उस समय पे लाते, तब हमें लगता कि भाई चुनाव से इनका कोई लेना देना नहीं है। आपके मुताबिक नरेंद्र मोदी जी 62,000 करोड़ की योजनाओं का वोट अधिकार यात्रा वाला या वोट चोरी का मुद्दा, 10 सेकंड और दे दीजिए। आप बताइए ना, बिल्कुल मुद्दा है, और उसके साथ साथ बेरोजगारी भी मुद्दा है, उसके साथ साथ जो क्राइम हो रहा है वो भी मुद्दा है, और जो 50,000 करोड़ की जो दारू की जो पैरेलल इकोनॉमी खड़ी कर दी है नीतीश जी की सरकार ने, जिसने कई सारी माताएं बहनों के घर बर्बाद कर दिए, वो भी मुद्दा है। पुल गिरना इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी एक पके पेड़ से इतनी जल्दी कोई आम नहीं टपकता जितनी जल्दी यहां बनने के बाद पुल टपक जाता है नीचे। तो क्या बिहार के लोग नहीं देख रहे हैं? बिहार के लोग अनिल यादव जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी और हमारे साथ हमारे एक और मेहमान वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, जयशंकर गुप्ता जी, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, फिर मैं वापस आकर आपसे पूछूंगी कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप। हर्षवर्धन जी, आप अगर 5 बड़े मुद्दे इस चुनाव के, अगर वो हमारे दर्शकों को बताएं, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जो केंद्र में रहने वाले हैं इस चुनाव में बिहार के। नहीं, देखिए, चुनाव तो ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का है। ये चुनाव पूरी तरह से तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है। ये चुनाव जो अभी शायद किसी ने कहा, मैं ये मानता हूं कि ये प्रो इनकम्बेंसी में बदल गया है। और भले कोई आलोचना करे, हम तो बार बार कहते हैं फ्रीबीज पॉलिटिक्स का मैं घनघोर विरोधी हूं, लेकिन मेरे विरोध करने या किसी के विरोध करने से क्या होगा? अगर विपक्षी पार्टी 1000, 2000, 2500 उसकी बात करेंगी और कहेंगी कि 10,000 नीतीश कुमार ने जेब में दे दिया तो गड़बड़ है। ये खटाखट जो 10,000 रुपए आए हैं, इसका बड़ा परिणाम दिखने वाला 1 करोड़ महिलाएं बहुत बहुत बड़ी वोटर होती हैं। मेरा ये मानना है कि वोट चोरी का मुद्दा जिस तरह से राहुल गांधी ने उठाया, वो जमीन पर पूरी तरह से फुस हो गया। यहां तक कि तेजस्वी यादव खुद उससे किनारा करते दिखे। अभी भी आप देखिए तो तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल प्रयास करते हैं कि उस मुद्दे पर कम से कम बात हो। आपको वो वीडियो भी याद होगा जिसमें राहुल गांधी वो नारा लगवा रहे थे, तेजस्वी ने कहा कि हाँ ये है, लेकिन मूल मुद्दा है रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। ठीक है, मुद्दे यही हैं। सवाल यह है कि क्या महागठबंधन मुद्दे यही हैं, और आपके मुताबिक आगे जा पा रहा है, जो वो कामयाब नहीं हो पाया, वजह राहुल गांधी। ठीक है, ये मुद्दा आपके मुताबिक फुस हो गया जमीनी स्तर पर जाकर। जयशंकर गुप्ता जी, आपके मुताबिक क्या वाकई ये मुद्दा फुस हो चुका है? कांग्रेस पार्टी ने जिसे प्रमुख मुद्दा बनाया, और इसके अलावा क्या मुद्दे हैं? क्या वाकई सिर्फ आरजेडी कांग्रेस पार्टी वर्सेस जेडीयू बीजेपी है? जन स्वराज का इसमें कोई अहम भूमिका नहीं होगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर तो बहुत काम कर चुके हैं, बहुत भीड़ उनकी रैलियों में भी दिखाई दे रही है, और उन्हें एक अहम फैक्टर माना जा रहा है इस चुनाव में। जयशंकर गुप्ता जी। नहीं सुमेरा जी, वोट चोरी का मामला तो बन गया है, जन जन में ये बात पहुंच चुकी है कि कहीं ना कहीं कुछ घपला जरूर होता है जिससे नतीजे बदल जाते हैं। और ये बिहार के जन जन में, बल्कि देश के जन जन में भी ये बात पहुंच गई है। जिस तरह से दिल्ली में हुआ, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, या लोकसभा के चुनाव के बारे में बातें आ रही हैं, तो उससे लोगों के दिमाग में तो घुस गया है। दूसरी बात यह है कि मैं इस बार पहली बार देख रहा हूँ, चूँकि बिहार को मैंने बहुत करीब से देखा है, दशकों से देखा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने असहाय कभी नहीं नजर आए। 20 साल के इतिहास में पहली बार उन्हें वो काम भी करने पड़ रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया। जैसे फ्री बीज के बारे में कभी वो बात ही नहीं करते थे, बोलते हम नीति पे बात करते हैं, कार्यक्रम पे बात करते हैं, हम इस सब पे भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जून से लेकर के अभी अक्टूबर तक 15 घोषणाएं की है उन्होंने। 1 लाख करोड़ रुपए उस पर खर्च होगा। 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में पहले से बिहार डूबा हुआ है। पूरा बिहार सरकार का बजट जो है 3,16,000 करोड़ रुपए का है। इसका उनको फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल फायदा होगा। अगर आप इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को फायदा होगा। उसकी काट कितनी कर पाता है अपोजिशन, एक अलग बात है। दूसरी बात सुमेरा जी, नीतीश कुमार ने कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया था, कभी नहीं किया। आप देखिए कि जब जनता दल यू, आरजेडी या कांग्रेस का महागठबंधन की सरकार चल रही थी, उस समय चिड़ियाघर में से मिट्टी की खुदाई को लेकर के कोई तथाकथित घोटाला हुआ था। पता नहीं उस घोटाले की हालत क्या अभी है। उस पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और आरजेडी के लोगों से सफाई मांग ली थी, और उसके बाद वो सरकार से हटने का उन्होंने उसको बहाना बना लिया था। आज प्रशांत किशोर बिहार सरकार के 3 मंत्रियों, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी के भ्रष्टाचार के घोटालों के बारे में तथ्यगत बातें कर रहे हैं। सम्राट चौधरी अपने 3-3 नाम बदल चुके हैं। 7वीं पास हैं, मैट्रिक के सर्टिफिकेट आज तक वो बता नहीं पाए कि हम मैट्रिक कब पास हुए। मंगल पांडे पे
आरोप है। दिलीप जायसवाल जो इस पर बात नहीं हो रही है। प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, उनके ऊपर है कि उन्होंने कितने बड़े घोटाले किए। संजय जायसवाल जी हैं, पेट्रोल पंप से उनके कितनी चोरी हुई, कितने फर्जी रसीदें काटी गई, ये सारे आरोप लगा रहे हैं और इन पर बात नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार ने नहीं कहा बीजेपी के लोगों से कि भाई साहब आप इस पे खुल करके तथ्यगत रूप से इसका निवारण कीजिए, इसका जवाब दीजिए। ये असहायता है, ये असहायता है, इसको भी लोग मुद्दा बनाएंगे इस बार। ठीक है, इसको भी आपके मुताबिक मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन राजीव रंजन जी, ये बार बार बात हो रही है कि फायदा मिलेगा जेडीयू को, जिस तरह से फायदा पहुंचाया गया है महिलाओं को, लेकिन ये पहले नहीं किया गया था, इस बार किया गया। यानी इससे पहले कभी नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया, जेडीयू सरकार ने कभी, जेडीयू यानी एनडीए सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया। क्या इस बार इस वजह से किया गया क्योंकि बाकी सब जगह पर हो रहा था तो हमें भी करना चाहिए, इस तरह का फायदा पहुंचाना चाहिए, या एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने के लिए, उसे प्रो इनकम्बेंसी में बदलने के लिए यह कदम उठाया गया, यानी नुकसान को कम करने की कोशिश की गई? देखिए सुमेरा जी, ये फैसले नहीं भी होते तो भी हम बहुत ही आराम से सरकार बनाते। दरअसल आपने जिस त्रिकोणीय संघर्ष की बात कही है, बिहार में 2 बड़े अलायंसेज हैं और कुछ छोटे राजनीतिक दल हैं, लेकिन नंबर 1 पर नीतीश कुमार जी और एनडीए है, और दूसरे नंबर का फासला बहुत ही बड़ा है। नतीजे आपको बताएंगे। अब मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, राजीव जी, पिछली बार तो फासला बहुत नहीं था और इसको लेकर तेजस्वी मुद्दा बनाते हैं, वो कहते हैं बहुत बड़ा फासला नहीं था पिछली बार, और आपके सामने तो बड़ी चुनौती है फिर, क्योंकि आप उस गठबंधन में भी आप छोटे पार्टनर बन गए थे। 77 उसके पास, 19 कांग्रेस के पास। देखिए सुमेरा जी, लोकसभा के चुनाव के नतीजे विधानसभा के बाद आए हैं, जिसमें हमारा सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट है, और उसके बाद विधानसभा के 4 सीटों के उपचुनाव के नतीजे हैं, जो सबसे ताज़ा परिणाम है, जिसमें हमने चारों की चारों सीटें जीती, जबकि हमारा एक ही सिटिंग था। तो जब भी 2020 की हम बात करते हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव तो 2020 के बाद आया। फ्रीबीज की बात पर मैं इतना जरूर कहूँगा, आज भी ये फ्रीबीज के नज़रिए से नहीं देखिए, ये जीविका से जुड़ने वाली महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, और जीविका के 1,40,00,000 महिलाओं का जो ये बिहार का जो मॉडल है, ये इस पर तो शोध हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई, यानी आप बहुत आगे हैं रेस में, बाकी सब पीछे हैं। विलक्षण कार्य है, आरजेडी तो बहुत ही पीछे है। लारेब, आपने सुना राजीव रंजन जी को, उनका कहना है कि गठबंधन बहुत आगे, अगर ये सब नहीं भी करते तो भी वो बहुत आगे थे आपसे। सुनहरे ख्वाब देखना सबका हक है, देखने दीजिए। मैं एक बात कहता हूँ आपसे, आपको ये जो महिलाओं का जो एक, इनको अभी महिलाओं के प्रति जो एक दर्द जगा है, असल में ये मेरी नजर में महिलाएं हमारे जीवन में, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे लोग रिश्तेदार के रूप में, मेरे साथियों के रूप में मौजूद है, और मैं ये मानता हूं कि खुले तौर पे ये अपमान है। उनको ये माना जा रहा है कि ये 10,000 रुपए में हम इनका वोट खरीद लेंगे। क्या ये याद आपको है मंजू वर्मा का नाम? क्या आपको मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड याद है? वहां महिलाओं का कौन सा सम्मान किया जा रहा था? आज फिर उसी मंजू वर्मा के मैरिज हॉल के पीछे तालाब में नग्न अवस्था में 13 साल की बच्ची का लाश मिला है, उसका कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। क्या आपको ये बात याद नहीं है? आप कहते ये हैबिचुअल झूठ बोलने वाले लोग हैं, झांसेबाज लोग हैं। जिस तरह से अभी एक जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि 1 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी की बात पहले। यार अहम सवाल देखिए, अहम सवाल है, क्योंकि आज हम जब बात कर रहे हैं तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये तमाम मुद्दे हैं, जब आप कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे, सरकार के इतने कार्यकाल के दौरान क्या कुछ हुआ है, महिलाओं के साथ क्या हुआ है, आप ये तमाम मुद्दे उठाएंगे, लेकिन जो उन्होंने किया है उसका राजनीतिक तोड़ क्या है आपके पास? सुमेरा जी, मैं बहुत साफ तौर पे कह रहा हूँ, ये राजनीतिक तोड़ पूरा समाज और पूरे बिहार के मतदाता तैयार है इस बात के लिए। ये सिर्फ हमारा विषय नहीं, ये इनको लग रहा है, ये चुनाव तो पूरे बिहार की जनता लड़ रही है। इनको लग रहा है कि आप अकाउंट में 10,000 रुपए भेज देंगे, आप कह देंगे कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिद्धार्थ यादव जी, लारेब को सुन रहे हैं, उनका ये कहना है कि
ये सब जो आप कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता मन बना चुकी है। मैं जल्दी मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगा। बस एक बात जोड़ना चाह रहा हूं मैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर हमारी सरकार के दौरान महिलाओं को विशेष अवकाश दिया गया। देखिए सुमेरा जी, ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ यादव, बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के तो तमाम बड़े बड़े नेताओं पर जन स्वराज की तरफ से, पीके की तरफ से तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ये नुकसान पहुंचाने वाला है आपको? जन स्वराज सबसे ज्यादा क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी? देखिए सुमेरा जी, पहले मैं जो मेरे साथी पैनलिस्ट बात कह रहे हैं उनकी बात का जवाब देता हूं। दो हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा कि वोट चोर वाला जो नारा है ये बिहार में जन जन के मुंह तक पहुंच गया है। किसी भी चौराहे पे जाइए, वोट चोर कहिए, जनता उसको पूरा कर देगी। मैं चैलेंज दे के कहता हूं, जाइए किसी चौराहे पे कहिए और कहिए वोट चोर, जनता कहिए अरे भैया आगे बढ़िए। ये जो फेनेटिज्म है, ये जो राहुल गांधी के दिमाग में एक फितूर चढ़ चुका कि मैं तो नहीं जीत सकता, मैं इसको सर पे मढ़ूंगा लोगों के, ये बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। बल्कि बिहार में तो एक बात दूसरी चल चुकी है। बिहार की जनता तो कह रही है कि राहुल जी बहुत आगे जाएंगे बिहार में, क्योंकि जहां भी जाएंगे हर कोई बोलेगा आगे चल। नमस्ते भैया, थका दिया आपने पूरे बिहार को। घूम घूम के बिहार के अंदर एक झूठी यात्रा निकालना और निकाल करके झूठा प्रपंच करना, यही इनकी फितरत है। दूसरी बात, ये बात करेंगे डेवलपमेंट की। सिद्धार्थ जी, कौन सी मगर मेरा डेवलपमेंट की सवाल बात करेंगे? आपसे उन 23,000 आरोपों पर करोड़ था का जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगाए गए, जो लगातार लगाए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इनका क्या जवाब देंगे आप? सुमेरा जी, हम सरकार में हैं, सुमेरा जी हम सरकार में, मैंने 60 सेकंड भी नहीं बोला। आप मुझे या तो 2 मिनट बोलने का अवसर दे दीजिए, नहीं तो आप 1-1 मिनट सबसे बुलवाइए। मैं आपके आरोप का भी जवाब दे रहा हूं। ये लोग डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं और सारे लोग मिल करके करें। 23,000 करोड़ का बजट छोड़ करके गए थे, आज 3.25 लाख करोड़ का बजट हो चुका। आपने 15 सालों के अंदर 1990 से 2005 के बीच में आपने एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। आज वहां मेडिकल कॉलेज बनने लग रहे हैं। जितनी सड़कें 2005 तक बिहार के अंदर बनी थी, उससे दुगनी सड़कें हमने 20 साल के अंदर बना दी। यह है बिहार। फिर महिला सुरक्षा पे बात करते हैं। कौन से आरोपी की बात कर रहे हैं सुमेरा जी? ये महिला सुरक्षा की बात करेंगे, जहां महिलाएं बाहर निकलने का संकोच किया करती थी, सड़कों पे चल नहीं सका करती थी, जहां डीएम की पत्नी के साथ रेप हो जाए और जहां फिरौती मुख्यमंत्री के आवास में बैठ करके तय की जाए, वहां पर जनता के मनों में नहीं उतर सकती। विजय कुमार सिन्हा जी जुड़ गए हैं। विजय कुमार सिन्हा जी जुड़ गए। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूं, आप अपनी बात पूरी करिएगा, मैं पूरा मौका दूंगी। विजय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए, डेप्यूटी सीएम है बिहार से। विजय कुमार सिन्हा जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, बिहार में चुनावी बिगुल फूंक चुका है, तैयारियां पहले से चल रही थी। आपके मुताबिक सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि सत्ता में तो आप ही लोग हैं, आपके सामने सत्ता को वापस हासिल करने के लिए। बिहार की जनता के लिए चुनौती नहीं, अवसर है। एक बड़ा अवसर है। यह चुनाव की जननी बिहार बनने जा रही है। कई नए नवाचारों को चुनाव आयोग बिहार से शुरू कर रहे हैं और देश के लिए एक नज़ीर पेश करने जा रहा है। इसलिए बिहार की जनता को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की पवित्रता के सकारात्मक ऊर्जा के बाद लोकतंत्र की महापर्व मनाने का अवसर मिलेगा जी। इसलिए चुनौती नहीं, ये अवसर है और इस अवसर का लाभ पूरे देश को भी मिलेगा। विजय कुमार सिन्हा जी, एनडीए वर्सेस कौन आपके मुताबिक? यहाँ तो जनता मालिक है, लड़ाई तो आमने सामने होगी। इस लड़ाई में जनता तय करेगी कि सुशासन या कुशासन। उस लड़ाई का निर्णय जनता करेगी। क्या प्रशांत किशोर एक फैक्टर हैं बिहार में इस बार चुनाव में, और क्या वो कोई उलटफेर कर सकते हैं? देख, लोकतंत्र के महापर्व में कई पार्टी भागीदारी करते हैं, लेकिन अभी तक का इतिहास रहा कि चुनाव आमने सामने का हुआ। ये हम और आप सब देखे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा जवाब दीजिए, तमाम तरह की वो चुनौती दे रहे हैं और वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे किसी सूरत में। तो क्या जवाब है उसका?
अच्छा देखिए, विपक्ष का आरोप लगाने का काम होता है, विपक्ष आरोप लगाता है, लेकिन आरोप विपक्ष की विश्वसनीयता तभी बढ़ती है जब प्रामाणिकता हो। प्रामाणिकता के साथ लगाया गया आरोप को जनता स्वीकारती है, और प्रामाणिकता नहीं है तो फिर जनता के बीच विश्वसनीयता भी घटती है। आज हम लोग भी विपक्ष में थे, आरोप लगाते थे श्रीमान लालू प्रसाद यादव पर, चारा चोर, खजाना चोर, गद्दी चोर का नारा देते थे, लेकिन जनता तब स्वीकारी जब हमने माननीय न्यायालय में जा करके गद्दी से उतार के उनको जेल भेजा। तो आरोप में दम होनी चाहिए, ऐसे ही आरोप लगाने से उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। यानी अगर सिर्फ आरोप लगाएंगे तो उससे विश्वसनीयता नहीं बनती है, लेकिन आपके मुताबिक प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है इस बार चुनाव में। ये एनडीए वर्सेस आरजेडी और कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम घटक दलों का महागठबंधन वर्सेस एनडीए, यही है चुनाव। देखिए, अभी तक का जो चुनाव का रूप रहा है, ये लोकतंत्र की जननी की धरती है। बिहार की जनता पूरी तरह से परिपक्व है और वो राज्य के हित में बहुत सोच विचार के निर्णय लेती है। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये कि बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती क्या ये है, बीजेपी सबसे बड़ा दल पिछली बार बनते बनते रह गई थी। सबसे बड़ी पार्टी बनना और अपने आप को और बड़ा करना एक बड़े चेहरे के साथ, क्या आखिरकार फिर वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है? वो जाहिर सी बात है पूरे देश के लिए भी बड़ा चेहरा है, तो बिहार के लिए भी बड़ा चेहरा है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की तुलना में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा ना होना क्या एक बड़ी चुनौती है, और उसकी खानापूर्ति सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही हो पाएगी? बिहार परिवारवाद की पार्टी नहीं है, व्यक्तिवाद की पार्टी नहीं है। हमारे पास अनुभवी नेताओं की एक बड़ी समूह है, और यहाँ तो ये सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दो बड़े अनुभवी नेता। 25 से 30 हमारे दो भाई नीतीश, नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी, डबल इंजन की सरकार नए इतिहास को, नए विकास को रच रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हीं का होगा। हमारा सामूहिक नेतृत्व ने इस पर पहले ही निर्णय दे चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, TV9 भारतवर्ष से खास बात करने के लिए। हमारे साथ इस बीच एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ पप्पू यादव जुड़ गए हैं जो सांसद हैं पूर्णिया से। पप्पू यादव जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है? बीजेपी के दफ्तर से पर देना ज्ञानेश, मतलब चुनाव आयोग थोड़ी बचा है। आधा अधूरा मेट्रो कुछ हुआ नहीं, जिस पर 3 बार शिलान्यास हुआ उसको कर दिया, 3 बार उद्घाटन हुआ उसको कर दिया, सारे आधे अधूरे उद्घाटन करते चले गए। 300, 400, 200, 100 रुपया घूस देते चले गए। 10,000 हमारा पैसा, जनता का पैसा पानी की तरफ बहा रहा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है, 7 तारीख कल बड़ा दिन है, अब वो दिन है सुप्रीम कोर्ट में, आप जान रहे हैं SIR पर है। उसके बाद एक दिन पहले ही चुनाव आयोग की जब प्रक्रिया एक बार लागू हो जाती है तो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष के लिए जाना जाता है, लेकिन वो तो है नहीं। और चुनाव आयोग, आपको भी पता है कि एक आयोग है, उस पर सुप्रीम कोर्ट दखल बहुत जल्दी पप्पू नहीं यादव जी, चुनाव आयोग पर ही सारे सवाल उठाएंगे और फिर चुनाव की प्रक्रिया का आप हिस्सा भी बनेंगे, तो फिर ये कैसे होगा? लोगों को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप हमारे लिए जाकर वोट करिए, क्योंकि आप तो उसी पूरी प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा रहे हैं पहले दिन से ही। यार, चुनाव आयोग पर सवाल तो हम लोगों का लगातार, हमारे नेता राहुल गांधी जी आज थोड़ी उठा रहे हैं, लगातार एक एक मुद्दों पर उठा रहे हैं, तो वो सवाल कहाँ जाएगा? ये तो हम लोग का मुद्दा है। यदि बिहार में 16 साल का जो परिस्थितियां हैं, हालात हैं, तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आप उठा करके देख लीजिए कि स्थिति क्या है।
ठीक है, ये इसको आपका मुद्दा है, ये आपका मुद्दा है। मेरे सवाल का जवाब अगर आप दें। करके तेजस्वी यादव, आपको पप्पू यादव जी आवाज मिल रही है मेरी? आप लोग लुभाना आप देते हैं। तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे महागठबंधन की तरफ से? नहीं, मुख्यमंत्री मुद्दा नहीं है, व्यक्ति मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि हम जो अत्यंत पिछड़ी जाति के एक्सट्रोसिटी के मामले को लिए हैं, हम जो 50% अत्यंत पिछड़ा ईबीसी एसटी एससी को जो हम लोग निजी क्षेत्र में, ठेके में, पट्टे में, एजुकेशन में, उसके ठीक है, ये तमाम मुद्दे हैं आपके मुताबिक, चेहरा मुद्दा नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वही है मुख्यमंत्री का चेहरा। पार्टी भी हर आदमी को राइट है कहने का, लेकिन महागठबंधन ने कोई ऐसा फैसला, हमारे नेता ने, कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया। उनका सीधा है एनडीए लोकतांत्रिक मूल्यों को जो एनडीए रौंद रही है और गलत मुद्दे होंगे आपके मुताबिक चुनाव में। बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी टीवी 9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। पप्पू यादव जी का कहना कि जो तमाम मुद्दे जमीनी स्तर पर लोगों के मुद्दे हैं वो मुद्दे होंगे और चेहरा नहीं होगा महागठबंधन की तरफ से। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं कि क्या वो चेहरा होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। हमारे साथ आरजेडी से लारेब मौजूद हैं। लारेब, आरजेडी तो कह रही है यादव जी इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई चेहरा होंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का। कांग्रेस पार्टी ने साफ नहीं किया है, राहुल गांधी ने नहीं कहा है, तो क्या होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा, या इस पर बात फंसी रहेगी? आकर मैं ही करूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और वो सर्वमान चेहरा है, गठबंधन के चेहरा है, और उसका प्रॉपर अनाउंसमेंट भी होगा। थोड़ा समय का इंतजार कर लीजिए, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। हमारी जो पूरी लड़ाई है बिहार के और बिहारियों के साथ, जो दमन हो रहा है, जो पलायन हो रहा है, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, जो घर से निकलना मुश्किल हो गया, व्यापारी दिन दहाड़े, आपके मुताबिक होंगे चेहरा और इसका अनाउंसमेंट बिल्कुल भी है, होगा? बिल्कुल है, होंगे क्या है? नहीं, बिहार आपकी पार्टी के लिए तो है, बिहार का युवा पुकार रहा है। महागठबंधन ऐलान करेगा या नहीं, ये है बड़ा सवाल। हर्षवर्धन जी, क्या आपको लगता है कि ऐलान होगा? क्योंकि नारायण कह रहे हैं कि ऐलान होगा। रोजगार देखा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कभी भी कोई पक्ष साफ नहीं किया गया है, राहुल गांधी ने इस पर अपना पक्ष साफ नहीं किया है, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए सुमेरा, मुझे लगता है कि अगर वैसे देखें तो राहुल गांधी की योजना में कोई दिक्कत नहीं दिखती। अपनी पार्टी को बड़ा करना है, अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को एक तरह से मनोबल बढ़ाना है। लेकिन जब चुनाव इतने नजदीक पहुंच गया हो और तेजस्वी यादव ने आपको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया, अपना नेता मान लिया, फिर भी आप इस विवाद को क्यों बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी, ये बात नहीं समझ में आती। और ये यहां तो ठीक है कि प्रवक्ता लोग आपस में तय कर लेंगे, लेकिन कार्यकर्ता के मन में अगर गांठ पड़ गई तो वो मुश्किल बड़ी हो जाएगी और कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि सत्ता से तेजस्वी यादव बाहर होगी एक बात होगी, लेकिन कांग्रेस का सीट के लिहाज से भारी नुकसान होगा अगर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं, क्योंकि सीट कितनी मिलेगी ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। अनिल यादव, ये मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था, इस बार चर्चा यह है कि जितनी सीटें आपने पिछली बार ली थी और चुनाव लड़ा था, उससे कम सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली है, जबकि कांग्रेस पार्टी और ज्यादा ऊर्जा के साथ मैदान में मौजूद है। तो क्या इसके लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है? क्या सीटें कम हो रही हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो, दोनों की दोनों पार्टियां 243 की 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि एक दल जिसको सीट मिल रही है वो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ेगा, जो सहयोगी दल है वो भी पूरे दल बल से चुनाव लड़ेगा। तो ये कह देना कि आप इतने लड़ेंगे उतने लड़ेंगे, नहीं, हम दोनों के दोनों मिलके, इंडिया गठबंधन पूरा मिलके पूरी की पूरी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा। जहां तक हमारी बात है कि भाई किसको चेहरा बनाए, ये हम लोग आरजेडी वाले कांग्रेस वाले बैठ के आपस में डिसाइड कर लेंगे कि कब इसकी घोषणा करनी है। हम स्ट्रैटेजिकली बहुत सारी चीजें करते हैं, हर बात थोड़ी बताई जाएगी। लेकिन हर्षवर्धन जी को कांग्रेस के प्रति जितना दुख हो रहा था, हमारे नुकसान की चिंता हो रही थी, ये देखकर अच्छा लगा। खैर, मैं बात करता हूं कि क्योंकि मैंने कई सारी बातें सुनी कि मेरे साथी सिद्धार्थ कह रहे थे कि भाई सबूत कहां है। अरे सबूत तो सब बिहार के सामने है भाई। बिहार का व्यक्ति मेहनती है, मेहनतकश व्यक्ति है, वो एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो है धोखा। वो ऐसा व्यक्ति है जो पहाड़ के सीने में खोद के जगह बना लेता है, लेकिन आपने उसको धोखा देने का काम किया। आज 68 लाख लगभग वोट काटे गए हैं। उन 68 लाख लोगों में से आज भी चुनाव आयोग ये नहीं बता पा रहा कि घुसपैठिया कितने थे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो कहा चुनावी रैलियों में कि भाई एसआईआर का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि घुसपैठियों को बचाना है। तो बताइए ना कि 68 लाख में से एक भी घुसपैठिया आपको नहीं मिल पाया। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ये तमाम सबूत हैं जो आप लोगों के पास लेकर जाने वाले, लेकिन नंबरों तरीके से बाहर के नंबरों से वोट काटी जा रही थी। चुनाव आयोग ने आज तक उसका जवाब नहीं दिया। और एक छोटा सा
सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, ना सिर्फ 10 सेकंड। देखिए आपने मुझे सबसे कम मौका दिया, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं 72,000 करोड़, बस 10 सेकंड, ये मेरी एक लास्ट लाइन खत्म हो जाने दीजिए। 72,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप सीएजी ने लगाया है। सीएजी यानी कि सरकारी संस्था, केंद्र की सरकारी संस्था ने यह कहा है कि 72,000 करोड़ बिहार के विकास के लिए आया, जिसमें से 40,000 करोड़ की पर्चियां उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं बीजेपी वाले और इनके सहयोगी की। ये विकास कहां किया है? क्योंकि हुआ विकास कहां हुआ है, भ्रष्टाचार मुद्दा है। लेकिन जयशंकर जी आप नहीं दे पा रहे हैं। सीट बंटवारा क्या मुद्दा बनेगा? क्या उससे अड़चन पैदा हो सकती है? मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन में, क्या वो मुद्दा बन सकता है और क्या उससे अड़चन पैदा हो सकती है? नहीं सुमेरा जी, देखिए सीटों के बंटवारे को लेकर के झगड़े तो दोनों गठबंधनों में होंगे। जी बिल्कुल। एनडीए में चूंकि चिराग पासवान पिछली बार नहीं थे, इस बार वो एनडीए में शामिल होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। 5 सांसद वो जीत के आए हैं, 100% उनका रिजल्ट रहा है लोकसभा के चुनाव में। तो उनका दावेदारी है कि 25-30 सीट से कब हम लड़ेंगे नहीं। माझी जी अलग से कह रहे हैं कि नहीं 15 सीट नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे। ठीक। उसी तरह से अभी महागठबंधन में भी है। मुकेश सहनी पिछली बार इनके साथ नहीं थे, वो एनडीए गठबंधन में थे, इस बार यहाँ आ गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारा बहुत जनाधार बढ़ा हुआ है, बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, तो हमको ज़्यादा सीटें चाहिए। तो ये दोनों बातें चलेंगी। अब इसमें ज़मीनी हकीकत को पहचानते हुए कितनी सीटें किसको मिलती हैं वो, यानी ये तय हो जाएगा, या आपके मुताबिक ये तय कर लेंगे दोनों गठबंधन? और मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा, देखिए मुख्यमंत्री का चेहरा है। उधर से अभी नीतीश कुमार जी के बारे में जैसे अभी बोले थे विजय कुमार सिन्हा जी, लेकिन अभी तक बिहार में ये बातें अंदर से जो उभर करके आ रही हैं कि नीतीश कुमार को शायद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उनकी शारीरिक और मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि उनको न बनाया जाए। लेकिन अभी विजय कुमार सिन्हा जी कह रहे थे कि नहीं वही होंगे। ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है। सिद्धार्थ यादव से मैं आखिरी प्रतिक्रिया एक सेकंड सुमेरा, एक सेकंड बता, एक सेकंड दे दो। ठीक है बोलिए। जैसे अभी विजय सिन्हा जी कह रहे थे कि परिवारवाद वंशवाद नहीं चलेगा, ये क्या बयान हुआ किसी आ रही मुख्यमंत्री के बारे में? विजय सिन्हा जी को बगल में बैठने वाले उप मुख्यमंत्री, ठीक है सर, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। मुझे सिद्धार्थ जी से एक प्रतिक्रिया ले लेने दीजिए। सिद्धार्थ जी, शकुनी चौधरी आरजेडी में भी थे, जनता दल बार-बार सवाल उठता रहा है और नीतीश कुमार की सेहत को लेकर खास तौर पर सवाल उठाया जाता रहा है। क्या वो आपके लिए मुद्दा एक बनेगा जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है सिद्धार्थ? और बहुत संक्षेप में क्योंकि समय खत्म हो रहा है, माफ कीजिएगा जी। सुमेरा जी, बिल्कुल भी नहीं लगता। ये राजनीतिक मौका परस्ती है कि जब चुनाव आए तो इस प्रकार के ओछे बयानबाजी, ओछे आरोप लगाए जाएं। वो उस आरोप में हर प्रकार का आरोप शामिल है, ना उससे पहले ये बात कही जाती थी ना बाद में। और आपने डिबेट जिस बात से शुरू करी थी, मुझे लगता है कि अंत भी उसी बात पे हो रही है। चेहरा कौन होगा इनका, इस पर बात शुरू हुई थी। बड़े बड़े चेहरे हैं, ये अनिल जी बैठे हैं यहाँ पर और आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हैं। अगर ये अपना एक चेहरा डिसाइड कर लें तो भी बात साबित हो जाए। कोई चेहरा नहीं है इनके पास, केवल चेहरा नहीं है। और आपके साथ जो चेहरा है उस चेहरे पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन तमाम मुद्दे अब सामने आएंगे, तमाम मुद्दे उठते भी रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान और ज्यादा मुद्दे सामने आने वाले हैं कि कौन चेहरा होगा, कौन से अहम मुद्दे होंगे, कौन से अहम मुद्दे लोगों के बीच जाकर अपने जगह बना पाएंगे। फिलहाल अड़ी में आज के लिए इतना ही। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।